हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल अनुशासन एकेडमी में। दोस्तों, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से भारत में वैदिक सभ्यता का पतन हुआ और वैदिक सभ्यता के पतन के साथ ही भारत में जो उत्तर वैदिक काल था, जो वैदिक सभ्यता का दूसरा काल माना जाता है, उस दौरान भारत में कैसे 16 महाजनपदों का उदय होता है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली 4 राजवंश थे। एक मगध था, एक वत्स था और एक अवंती था, एक कौशल महाजनपद थी। कौशल महाजनपद, वत्स महाजनपद और अवंती महाजनपद को शिशुनाग वंश का जो शासक होता है शिशुनाग, वो इन तीनों महाजनपदों को मगध में मिला लेता है और इस कारण से मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरता है। आज मैं आपको संपूर्ण इतिहास की रूपरेखा बताऊंगा, जिसमें इतिहास प्राचीन काल से लेकर जो कि आधुनिक काल तक रहेगा। इसमें केवल विषय वस्तु रहेगी और संपूर्ण जो इसका अध्ययन होगा वो अलग ही है। केवल और केवल इसमें विषय वस्तु रहेगी। तो शुरुआत करते हैं हम इतिहास से। इतिहास जिसे इति प्लस हास में बांटा गया है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन अतीत की घटनाएं, यानी कि अतीत की घटनाओं का जो अध्ययन होता है उसी को इतिहास कहा जाता है। इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। एक है प्रागैतिहासिक काल और दूसरा है आगैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है, प्राग का मतलब होता है अज्ञात और ऐतिहासिक मतलब इतिहास से संबंधित, यानी मानव जीवन का ऐसा काल जिसके बारे में हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, यानी जिसका कोई हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि इस दौरान मानव के सर्वाधिक जो हथियार बने हैं वो पाषाण के बने हैं। पाषाण यानी कि पत्थर के बने हैं। प्रागैतिहासिक काल को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है और चौथा है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का अंतिम चरण माना जाता है। ये तो हो गया हमारा प्रागैतिहासिक काल, यानी कि आपको समझ चुके हैं कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा काल जिस समय का मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता है। इसकी जानकारी के स्रोत केवल पुरातात्विक स्रोत ही हैं। दूसरा जो इतिहास का काल है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य का मतलब होता है आधा, यानी आधा ऐतिहासिक काल। इसमें इसके अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि मानव इतिहास का वो काल जिस समय का मानव लिखना पढ़ना जानता था, लेकिन उसके जो लिखित साक्ष्य हैं वो हमें उपलब्ध भी हो गए हैं, लेकिन हम उनको अभी तक पढ़ नहीं पाए। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की कह सकते हैं भाव चित्रात्मक या चित्र भावात्मक लिपि, इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। तो पहला काल है हमारा प्रागैतिहासिक काल, जो कि अलिखित काल माना जाता है। दूसरा काल है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मानव लिखना पढ़ना जानता था, लेकिन प्रागैतिहासिक काल का मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। तीसरा काल है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस समय का मानव लिखना पढ़ना जानता है और उसके हमें साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त होते हैं, धार्मिक स्रोत भी प्राप्त होते हैं और साथ ही विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारा ऐतिहासिक काल है इसे फिर हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। प्राचीन काल 2 भागों में बटा है, एक पूर्व प्राचीन काल है, एक उत्तर प्राचीन काल है। पूर्व प्राचीन काल को प्रारंभ से गुप्त काल तक माना जाता है और उत्तर प्राचीन काल को गुप्तोत्तर काल से 712 ईस्वी तक माना जाता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है और यहीं से मध्यकाल की शुरुआत होती है। मध्यकाल जो कि मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरबी आक्रमणकारी था, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद से ही जो मध्यकाल है वो शुरू हो जाता है और ये 1600 ईस्वी तक चलता है। 1600 ईस्वी में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1608 में, तब से यहाँ हमें कह सकते हैं आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है ऐतिहासिक रूप में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतिहास 3 भागों में बटा है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य काल और ऐतिहासिक काल। अब इनका समय काल भी अलग अलग है। इनका समय काल भी प्रारंभ से लेकर
कह सकते हैं 4000 ईसा पूर्व तक जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, इसके संपूर्ण कालों का काल है, जिसमें हमें प्रागैतिहासिक काल का पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम आद्यऐतिहासिक काल में रखते हैं, इसका समयकाल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ऐतिहासिक समय है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है, वो सभी जगह अलग अलग मिलते हैं और इसमें इतिहासकारों में मतभेद भी है। कहीं कहीं आपको 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मिलेगा, कहीं कहीं आपको 3100 ईसा पूर्व से 2850 ईसा पूर्व मिलेगा, कहीं कहीं 2300 ईसा पूर्व भी मिलता है। इसी प्रकार से जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है तो भारत में एक नए काल का दौर होता है, उसको बोलते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है और इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 600 ईसा पूर्व जो कि उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ है, उस दौरान भारत में दो घटनाएं घटित होती है। पहला तो है 16 महाजनपदों का उदय, जिसे हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, और दूसरा है दो महान धर्मों का उदय, जिन्हें मैं अगली क्लासों में बता दूंगा। दो महान धर्म जो कि 600 ईसा पूर्व में उदय हुआ था, दोनों के उदयकर्ता क्षत्रिय राजकुमार थे। एक के तथागत गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के हैं, और दूसरे महावीर स्वामी जो कि इस धर्म के 24वें तीर्थकार थे। इसके पश्चात हम आ जाते हैं, दो महान धर्म हो जाता है, फिर 16 महाजनपद आ जाती है। 16 महाजनपदों को दूसरा नगरीकरण कहा जाता है। 16 महाजनपदों का भी पतन हो जाता है और एक मगध नाम का जो महाजनपद है, वो शक्तिशाली राजवंश के रूप में इसका उदय होता है। मगध के संस्थापक बृहदत्त थे, जो कि चेदी के राजा वसु के पुत्र थे। अब जान लेते हैं प्राचीन भारत में, जो प्राचीन भारत है जिसके अभी तक के ज्ञात राजवंश। प्राचीन भारत के ज्ञात राजवंश में पहला जो राजवंश देखने को मिलता है, हमें बृहदत्त राजवंश देखने को मिलता है। बृहदत्त राजवंश के जो संस्थापक हैं वो स्वयं बृहदत्त थे। उसके पश्चात इस राजवंश में जरासंध, जो कि सबसे प्रतापी शासक माना जाता है बृहदत्त राजवंश का, ये मगध के शासक बृहदत्त के या फिर मगध के संस्थापक बृहदत्त का पुत्र था। और इस राजवंश के जो अंतिम शासक थे वो रिपुंजय थे। रिपुंजय की हत्या उनके ही कह सकते हैं कि एक पुरोहित थे, पुलिक नाम का पुरोहित, उन्होंने कर दी थी। और फिर पुलिक ने अपने बालक को राजगद्दी पर बिठाया। फिर बालक की हत्या एक भाती नाम का शासक कर देता है, जिसे सामंत, पेशे से सामंत कहलाता है, और भाती नाम था उसका, और वो अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाता है। जब भाती ने बालक की हत्या की तो अपने बेटे को राजगद्दी बिठाया, और वो बेटा और कोई नहीं बल्कि बिंबिसार सम्राट थे। बिंबिसार जो कि मगध पर शासन करने वाला पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है, और ये मगध पर शासन करने वाला पहला स्वतंत्र शासक तो है ही, साथ ही में ये मगध पर स्वतंत्र शासक करने वाला जो हैयक राजवंश का संस्थापक बिंबिसार माना जाता है। इसकी हत्या इसका ही बेटा कर देता है, जिसका नाम है अजातशत्रु, और अजातशत्रु की फिर हत्या कर देता है उसका बेटा उदयभद्र, जो पाटलिपुत्र का संस्थापक है। इस कारण से पिता की हत्या के कारण अजातशत्रु पित्त हंता राजवंश शासक कहलाता है, और इसका बेटा इसकी हत्या कर देता है। इस कारण से ये राजवंश पित्त हंता राजवंश कहलाता है। अगला जो हमारा राजवंश है वो शिशुनाग राजवंश है। शिशुनाग राजवंश का जो संस्थापक है वो सम्राट शिशुनाग है। शिशुनाग को प्रजा सम्मानपूर्वक राजगद्दी पर बिठाती है, और इसका बेटा राजगद्दी पर बैठता है काला अशोक। काला अशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति हमें अजातशत्रु के शासनकाल में देखने को मिलती है। अगला जो राजवंश है, फिर हमें नंद राजवंश देखने को मिलता है। नंद वंश का संस्थापक महापज्ञनंद है, जिसने एक राट एक छत्र की उपाधि ग्रहण की थी। इसे पुराणों में क्षत्रियों का विनाशक भी कहा जाता है। साथ ही इसे निम्न कुल दासी पुत्र के रूप में भी जाना जाता है, और ये जैन धर्म का अनुयायी था। अब नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद जो कि सिकंदर का समकालीन था। घनानंद ने से जनता रुष्ट थी, क्योंकि घनानंद ने जनता पर कई सारे टैक्स लगाए थे, कई सारे कर लगाए थे। घनानंद ने जब घनानंद के दरबार में तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य आए थे तो उनका अपमान कर दिया था। तो उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं घनानंद का अंत करूंगा, मगध साम्राज्य पर नए राजवंश की नींव रखूंगा। और जब वो तक्षशिला वापस लौट रहे थे तो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य रस्तम मिलते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिभा को देखकर बहुत वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि एक बाल्यावस्था का जो बालक है वो राजा की भूमिका निभा रहा था।
इसके पश्चात नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासक होता है। मौर्य वंश के जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो कि पेशे से एक जैन थे। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। मौर्य वंश के बेटे का नाम था बिंदुसार। बिंबिसार नहीं कह रहा हूँ मैं, बिंबिसार तो हेयक वंशी शासक थे, मैं बिंदुसार कह रहा हूँ। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और इनके बेटे का नाम था अशोक। अशोक जो कि भारतीय इतिहास का अमर सितारा कहलाता है। अशोक ने मगध पर शासन किया और साथ ही जो मौर्य वंश है इसने लगभग मगध पर 137 सालों तक शासन किया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त, जिनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है और मगध पर एक नए राजवंश की नींव रखी जाती है जिसे शुंग वंश भी कहा जाता है। ये ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा देते थे, इस कारण से इसको ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर अगर बात करें तो फिर राजवंश आता है कण्व राजवंश। कण्व राजवंश भारत पर शासन करता है। इसके बारे में हमें कई ज़्यादा हमें साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कण्व जो राजवंश है इसने मगध पर शासन किया था। अगला जो राजवंश है वो भारत पर राजवंश है कुषाण राजवंश। कुषाण राजवंश भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में था। यहाँ पर एक चीन का कबीला था जिसका नाम था यूची कबीला। यूची कबीले में दो भाई थे, एक का नाम था विम कैटफिशियस, एक का नाम था कुजुल कैटफिशियस। विम कैटफिशियस और कुजुल कैटफिशियस इनके ही वंशज में कुषाण वंशी शासक राजा कनिष्क का जन्म होता है और कुषाण वंशी शासक राजा कनिष्क बनते हैं, जो भारतीय प्रांत जो उनका राज्य था वो भारतीय प्रांत में राजा बनते हैं। कुषाण वंशी शासक कुषाणों ने ही सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। इसके पश्चात भारत में नए नए राजवंशों का उदय होता है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र, दक्कन वाले प्रांत में एक नए राजवंश का उदय होता है जिसको हम जानते हैं सातवाहन राजवंश के रूप में। सातवाहन जो राजवंश है, सातवाहन राजवंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन राजवंश ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया। सातवाहन राजवंश के पश्चात भारत में एक शक्तिशाली राजवंश का गठन होता है जिसे गुप्त काल के रूप में जाना जाता है। गुप्त काल जिसे भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, इसे महान सम्राटों का काल कहा जाता है। 240 ईस्वी से 550 ईस्वी सन तक इसका काल माना जाता है। गुप्त काल के पश्चात भारत में पुष्यभूति राजवंश आता है। पुष्यभूति राजवंश जिसको हम वर्धन वंश के रूप में भी जानते हैं। और इस दौरान क्या होता है, गुप्त काल के बाद भारत लगभग दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो है उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। उत्तर भारत के राजवंश अलग थे, दक्षिण भारत के राजवंश अलग थे। अब मैं आपको उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में बताता हूँ। उत्तर भारत के राजवंशों में पहला राजवंश है गुर्जर प्रतिहार राजवंश, जिसका काल माना जाता है 725 ईसा पूर्व से 1018 ईसा पूर्व ईस्वी तक। फिर अगला जो राजवंश है वो है हमारा परमार वंश। परमार वंश जो कि 790 ईस्वी से 12वीं सदी तक चला था। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का प्रतापी शासक जो था वो मिहिर भोज था। इसी प्रकार से परमार वंश में राजा भोज का जन्म होता है। राजा भोज ने धार नगरी को एक शिक्षा और विद्या के केंद्र में उभारा था। अगला राजवंश है घेड़वाल राजवंश। घेड़वाल राजवंश को राठौर राजवंश भी कहा जाता है। इसका समयकाल 990 ईस्वी से 1193 ईस्वी माना जाता है। 1193-94 ईस्वी में चंदावर का युद्ध इसी राजवंश में हुआ था। अगला राजवंश है चौहान राजवंश। चौहान राजवंश 557 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक माना जाता है। और इसी राजवंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने मोहम्मद गोरी से 1191 और 1192 के प्रसिद्ध तराइन के युद्ध लड़े थे। इसके पश्चात अगला जो राजवंश है हमारा चंदेल राजवंश है। चंदेल राजवंश, चंदेल बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, या चंदेलों की राजधानी जेजाक भुक्ती खजुराहो वाला प्रांत है, यहाँ पर चंदेल राजघराने हुआ थे। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल वंशी शासकों ने ही करवाए थे। 831 ईस्वी से 1202 ईस्वी तक चंदेल राजघराना रहा था। इसके पश्चात है पाल राजघराना। पाल जो वंश है ये 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक चला था। इसके पश्चात सेन राजघराना, सेन 1095 से 1206 ईस्वी तक चले थे। इसके पश्चात राजवंश आता है भारत में जिसका नाम है सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया राजवंश के अन्य नाम हैं जिसको इसको सूर्यवंश भी कहा जाता है, बप्पा रावल का राजवंश भी कहा जाता है, महाराणाओं का वंश भी कहा जाता है। ये 556 ईस्वी से 17वीं शताब्दी तक चला था। ये राजवंश कहते हैं कि भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश माना जाता है। ये जो मैंने आपको राजवंश बताए हैं
ये सारे के सारे राजवंश अलग अलग समय पर अलग अलग समय में अपने यहाँ पर प्रसिद्ध राजवंश थे और इनका उदय भी अलग अलग स्थानों पर ही हुआ था। ये तो हो गए हमारे प्राचीन भारत के कह सकते हैं उत्तर भारत के राजवंश। अब आ जाते हैं हम दक्षिण भारत के राजवंश में। जिस प्रकार से उत्तर भारत में राजवंश है उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी प्रसिद्ध राजवंश हुए थे। मैं आपको सातवाहनों के बारे में बता चुका हूँ जिनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी और सिमुक इनका संस्थापक था। अब इस दौरान क्या होता है, इन दक्षिण भारत के राजवंशों में एक काल को शामिल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं संगम काल। संगम काल वास्तव में कोई राजवंश नहीं था, जबकि कवियों का एक सम्मेलन था जिसमें तमिल कवि जो होते थे वो संगम करते थे, या संगम यानी मिलन करते थे और अपनी भारतीय संस्कृति और उनका जो कहते हैं ज्ञान है उन ज्ञान को आपस में साझा करते थे। वो था संगम काल। ये 550 कह सकते हैं 550, कहीं कहीं 500 ईसा पूर्व मिलता है। 500 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी सन तक लगभग 800 साल तक चला था। 800, कहीं कहीं आपको इसको 1000 साल भी मिलता है किताबों में। तो ये संगम जो काल है ये कोई राजवंश नहीं है। अगला है हमारा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में आपको बता चुका हूँ। अगला है हमारा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक है हरिहर बुक्का नामक दो भाई है। 1336 ईस्वी में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इस विजयनगर साम्राज्य में ये एक साम्राज्य था जिसमें कई राजवंशों ने अपना समय जाया किया है, अपने समय को बिताया है। और विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों का उदय हुआ था। पहले है सुलू राजवंश, दूसरा है तुलु राजवंश, तीसरा है संगम वंश और चौथा है अरविदु राजवंश। संगम काल अलग है और संगम वंश अलग है। संगम काल कवियों का सम्मेलन है और संगम जो वंश है ये विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा है। प्रसिद्ध जो भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध राजा हुए हैं जिनका नाम अक्सर सभी की जुबां पर देखने को मिलता है, राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के ही हिस्सा थे। अगला जो राजघराना है वो है चोल राजवंश। चोल राजवंश 850 ईस्वी से 1120 ईस्वी तक चला था। इसके पश्चात अगला राजवंश है हमारा चेर राजवंश। चेर राजवंश को ही केरल पुत्र कहा जाता है। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 9वीं सदी तक चला था। इसके पश्चात पांड्य राजघराना। पांड्य राजघराना 560 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक चला है। अगला है हमारा राष्ट्रकूट राजघराना। राष्ट्रकूट जो राजवंश है ये 735 ईस्वी से 973 ईस्वी तक चला है। अगला है हमारा चालुक्य राजघराना। चालुक्य राजघराना दक्षिण भारत के राजवंशों में सबसे प्रसिद्ध राजघराना माना जाता है। चालुक्य राजघराना जो कि 5वीं सदी ईसा पूर्व से 1190 ईस्वी तक चला था। ये जो चालुक्य राजघराना है इसकी 3 शाखाएं थी। एक थे वातापी के चालुक्य, दूसरे थे बादामी के चालुक्य और तीसरे थे कल्याणी के चालुक्य। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से गुप्त काल के पश्चात भारत 2 भागों में बंट जाता है, एक उत्तर भारत और एक है दक्षिण भारत। उत्तर भारत के राजवंश अलग है और दक्षिण भारत के अपने राजवंश अलग है। अब यहाँ पर क्या होता है, भारत में थोड़ा सा मध्यकाल की शुरुआत की बात कर लेते हैं। ये तो प्राचीन कालीन बातें हैं, थोड़ा मध्यकाल की बात कर लेते हैं। मध्यकाल की शुरुआत भारत में कब होती है, तो जब 712 ईस्वी में भारत में अरबों का आक्रमण होता है। अरब आक्रमण में जो पहला मुस्लिम सफल आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है। ये भारत में आक्रमण करने में सफल रहा और कहते हैं इसने पंजाब के राजा शासक दाहिर पर आक्रमण किया था और इसने सफलता हासिल की थी। तो इस कारण से सबसे पहले भारत में अरब आक्रमणकारी आए थे, मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे और इन्हीं के समय में भारत में मध्यकाल की शुरुआत होती है। इसके पश्चात भारत में 10वीं से 12वीं सदी के अंतराल में भारत में तुर्क लोगों के आक्रमण होते हैं। तुर्क लोगों के आक्रमण में पहला जो आक्रमणकारी है वो मोहम्मद गजनवी को माना जाता है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पे लगभग 17 बार आक्रमण किए थे। सोमनाथ का जो आक्रमण है वो उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है और ये एक लुटेरा शासक था, मूर्ति भंजक शासक था। ये इसने भारत में आया और भारत में कई सारे हिंदू मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ दिया, सैनिकों की हत्या की, यानी कुल मिला के लुटेरा शासक था। इसने अपने दादा परदादाओं से भारतीय इतिहास के बारे में सुन रखा था, भारत की धन दौलत के बारे में सुन रखा था। तो ये भारत में मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए, धन दौलत लूट लेने के लिए ये भारत आया था। इसके कई सारे उद्देश्य थे।
अगला जो शासक है, जब जैसे ही मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद गजनवी गजनी साम्राज्य का ही एक छोटा सा हिस्सा, काबुल के आसपास का एरिया गौर, उस गौर में मोहम्मद गोरी नाम का जो व्यक्ति है वो स्वतंत्र शासक हो जाता है। इसने भी भारत पर आक्रमण किए थे। ये प्रारंभ में तो सियालकोट पे आक्रमण करता है, फिर ये पेशावर पे आक्रमण करता है। उसके पश्चात इसका युद्ध पाटन गुजरात के शासक भीम से भी होता है। भीम द्वितीय से बुरी तरह हराता है। यानी ये पहला जो आक्रमण करता है वो सियालकोट पे करता है, दूसरा आक्रमण पेशावर पे करता है, तीसरा जो इसका आक्रमण होता है वो भीम द्वितीय पर होता है। इसकी चौथी लड़ाई होती है तराइन का युद्ध में। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी अगली जो लड़ाई, पांचवी लड़ाई ये है, वो तराइन के दूसरे युद्ध में होती है। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार होती है और दूसरे में ये पृथ्वीराज चौहान को धोखे से बंदी बना लेता है और बाद में इनकी हत्या कर देता है। और इसका छठा आक्रमण था चंदावर का युद्ध, ये जयचंद की हत्या करता है जो 1194 है। तो इस प्रकार से भारत में अरबों का आक्रमण हुए, जो कि भारत में मध्यकाल की शुरुआती माना जाता है। फिर तुर्क आक्रमण होते हैं। तुर्क में मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी प्रमुख है। इसके पश्चात गोरी ने भारत में जो साम्राज्य जीता था वो अपने साथ गुलाम लेकर आया था। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता, भले ही वो रंग रूप से कुरूप था, लेकिन फिर भी कुतुबुद्दीन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का देवता। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। कैसे दिल्ली सल्तनत शुरुआत हुई कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जैसे इसके मालिक की मृत्यु होती है गोरी की, तो ये भारतीय साम्राज्य का स्वतंत्र शासक बन जाता है और ये गुलाम था। तो ये भारत में एक नए राजवंश की नींव रखता है और जिसका नाम है गुलाम वंश। अब जैसे ही गुलाम वंश की नींव होती है तो भारत में एक नई सल्तनत की शुरुआत हो जाती है जिसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली जो सल्तनत है, इसे दिल्ली सल्तनत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय के जो राजा हुए हैं, इस समय के जो राजा हुए हैं, सल्तनत कालीन जो राजा हुए हैं, सल्तनत कालीन राजाओं की, अधिकांश राजाओं की जो राजधानी है वो दिल्ली सल्तनत रही। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी प्रारंभिक राजधानी लाहौर को बनाया था। तो दिल्ली सल्तनत की जो प्रारंभिक राजधानी है वो लाहौर है और अंतिम राजधानी आगरा है। लेकिन सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत की सर्वाधिक समय तक राजधानी रही है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। पहला राजवंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक था और इसी राजवंश में बलबन का भी जन्म हुआ था और इसी राजवंश में इल्तुतमिश था, इसी राजवंश में रजिया सुल्तान थे, जिनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ लेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और गुलाम वंश का जो समय है 1206 से 1290 माना जाता है। दूसरा है खिलजी वंश, जिसका 1290 से 1320 समयकाल माना जाता है। तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक राजघराने का जो समय है वो 1320 से 1414 माना जाता है। अगला चौथा है सैयद राजघराना। सैयद राजघराना का जो समय है वो 1414 से 1451 माना जाता है। अगला है लोधी राजघराना। लोधी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश माना जाता है। लोधी राजवंश 1451 से 1526 ईस्वी माना जाता है। लोधी जो राजवंश है, लोधी राजवंश की जो नींव है इब्राहिम लोधी का जो कहते हैं, लोधी जो राजवंश है, लोधी राजवंश का जो अंतिम शासक है वो इब्राहिम लोधी था। और इब्राहिम जो लोधी है, इब्राहिम लोधी जो होता है उसका युद्ध होता है बाबर के साथ 1526 में और इसमें हार होती है दिल्ली सल्तनत की और विजय होती है बाबर की। बाबर जो कि फरगना का शासक था और बाबर जैसे ही भारत में ये युद्ध जीतता है तो भारत में एक नए राजवंश की नींव डल जाती है जिसको हम बोलते हैं मुगल काल। मुगल काल का समय 1526 ईस्वी से लेकर कहीं कहीं आपको 1837 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 1862 मिलेगा। 1837 इसलिए क्योंकि इस समय राजगद्दी पर बैठे थे मुगलकालीन अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर। फिर 1857 की क्रांति के समय जनता फिर इनको राजगद्दी पर बिठा देती है। 1862 में अंग्रेज इनको कहते हैं, 1857 की क्रांति के पश्चात इनको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया जाता है जहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी दौरान मुगल काल के बीच में सूरी राजवंश आया था जिसने 1539 से हुमायूं को चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हराया था और भारत में एक नए राजवंश की नींव पड़ती है जिसको सूरी राजघराना कहा जाता है। सूरी वंश का जो समय है वो 1539 से 1555 माना जाता है। फिर उसके पश्चात 1554-55 में हुमायूं फिर राजगद्दी हथिया लेता है। इस कारण से दूसरा मुगल काल का चरण शुरू हो जाता है।
इसी दौरान भारत में कंपनी राज्य, जिसको हम ब्रिटिश शासन भी कहते हैं, ब्रिटिश शासन भी दो भागों में बटा हुआ है। एक है कंपनी का शासन, जो कि प्लासी का युद्ध 1757 से लेकर 1857 100 वर्ष तक रहा है। उसके पश्चात जो दूसरा काल है ब्रिटिश काल, उसे ताज का शासन कहते हैं। ताज का जो शासन है वो 1858 से लेकर 1947 तक चला है। इसी दौरान भारत में 1674 से लेकर 1818 तक मराठों का उदय होता है। हालांकि ये जो मैं जितने भी राजवंशों का जिसका भी जो समय काल बता रहा हूँ, ये थोड़ा किताबों में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही आपको देखने को मिलेगा। तो मराठों का भारत में उदय होता है। मराठों का जो उदय है वास्तविक रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज के से माना जाता है। मराठों का उदय मराठों के उत्तराधिकारी थे, जिसमें छत्रपति काल और पेशवा काल के रूप में जाना जाता है। फिर मराठों का युद्ध है, जिसको हम आंग्ल मराठा युद्ध के रूप में जानते हैं, और साथ ही मराठों की महत्वपूर्ण संधियाँ थी। और इसके पश्चात भारत में कई सारे मत हुआ करते थे, धर्म हुआ करते थे, और उस समय के मत और धर्म सभी को मिलाकर इस प्रकार से, जिसमें शिव मत है, भागवत मत है, जिसको ब्राह्मण मत के रूप में भी जाना जाता है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, बौद्ध है, जैन है इत्यादि। ये जो भारत में मैं इन धर्मों के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने सभी आपको बताया है, ये इतिहास का चार्ट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इतिहास की विषय वस्तु है। फिर सुन लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इतिहास की विषय वस्तु है, ये विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं है, ये केवल और केवल उनके नाम हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप इसको आराम से देखिए, और आप हस्तलिखित नोट्स भी बना सकते हैं। आप एक एक टॉपिक को लिखिए, मैं आपको एक एक टॉपिक सारा कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर बनाना चाहते हैं, जीके में भूगोल हो, राजनीति संविधान हो, या फिर इतिहास हो, या अर्थव्यवस्था हो, आप अपनी तैयारी को बेहतर अगर बनाना चाहते हैं, तो आप अनुशासन एकेडमी से जुड़ जाइए। आपके साथ जितने भी संपर्क हैं उनके साथ शेयर कीजिए। मैं आपको हर एक टॉपिक को बिल्कुल विस्तारपूर्वक बता दूंगा। ठीक है साथियों, अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको अगला वीडियो किस विषय पर और किस टॉपिक पर चाहिए।